नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो इंटेलिजेंस के इस वीडियो सीरीज ऑन डिफरेंट हाउसेस में आपका स्वागत है। आज दोस्तों मेरे लिए हॉरोस्कोप का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। बहुत से लोग, बहुत से रिसर्चर मेरी इस बात से सहमत भी होंगे, मगर मेरा इस हाउस को मोस्ट इंपॉर्टेंट कहने का रीजन कुछ और है। वो रीजन क्या है? दिस इज द हाउस ऑफ माय एरिया ऑफ रिसर्च। दोस्तों, अगर मैंने एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी हासिल किया है तो वो इस हाउस के माध्यम से ही मैंने हासिल किया है। मेरे जितने रिसर्च पेपर्स आए हैं, जो हालांकि मैं बहुत एक छोटा सा इंसान हूं, मगर परमात्मा ने जो आशीर्वाद मेरे को दिया कि मैं एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में एक नई थ्योरी देने में कामयाब हो पाया, वो थ्योरी एक्चुअल में इस हाउस से ही रिलेट करती है। सो दोस्तों, मेरे लिए तो ये सबसे फेवर्ड, सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा डीप हाउस है। इस हाउस को शुरू करने से पहले थोड़ी सी बातें मैं इस हाउस के बारे में या जो मेरी रिसर्च इस हाउस के बारे में है वो मैं करना चाहूंगा। दोस्तों, जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी है वो क्या है, वो हम शुरू करते हैं असेंडेंट यानी फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस को हम जन्म का कारक मान लेते हैं, दूसरे घर को हम कुटुंब का कारक मानते हैं, तीसरे हाउस को हम सहज यानी कि ब्रदर्स सिस्टर्स का घर, करेज का घर मान लेते हैं, चौथे घर को हम माता के साथ, भूमि के साथ, वाहन के साथ एसोसिएट करते हैं, और पांचवें हाउस को हम पुत्रों के साथ एसोसिएट करते हैं। मगर दोस्तों, अब मैं आपको इससे थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहूंगा ताकि जो मैं एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में कहना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, वो आप अच्छे ढंग से समझ सकें। दोस्तों, आप अब ध्यान में बना लें काल पुरुष की कुंडली। एक कुंडली बना लें, चारों मतलब यानी कि बनाकर 12 के 12 हाउस आप बना लें। काल पुरुष की कुंडली आप एक बार बना लें। अब काल पुरुष की कुंडली में सब हाउसेस के लॉर्ड्स को लिख लें। तो पहले हाउस का लॉर्ड मंगल देवता, दूसरे हाउस के लॉर्ड वीनस देवता यानी कि शुक्राचार्य, तीसरे हाउस के लॉर्ड बुध देवता यानी मरकरी, फोर्थ हाउस के लॉर्ड चंद्रमा, पांचवें हाउस के लॉर्ड यानी जो आज का हमारा सब्जेक्ट है फिफ्थ हाउस, उसके लॉर्ड है सन। दोस्तों, यहां पे जो मेरी थ्योरी का बेसिक मूल है, जहां से मैंने थ्योरी को अपनी को शुरू किया, वो यहां से ही शुरू की कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सूर्य है, सन है। और दोस्तों, सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है। अगर आत्मा, ऋषियों ने आत्मा के प्लेस को, आत्मा की शुरुआत को फिफ्थ हाउस में रखा है, तो उसके पीछे रीजनिंग तो होनी चाहिए। बिना रीजनिंग के हम असेंडेंट को, हम आत्मा का घर नहीं मान सकते। अगर ऋषियों ने फिफ्थ हाउस में सन को प्लेस किया है तो उसके पीछे रीजनिंग क्या है? दोस्तों, मेरी थ्योरी यहीं से ही शुरू होती है। वो ये है कि फिफ्थ हाउस एक्चुअल में, इस हाउस को बोला जाता है कि ये मिस्ट्री हाउस है, ये पास्ट कर्मास को बताने वाला हाउस है, मगर दोस्तों एक्चुअली ये जन्म का हाउस है। आत्मा का इस शरीर में जहां पे प्रवेश होता है, या आत्मा जब जन्म लेकर इस प्रेजेंट लाइफ में आती है, तो ये हाउस है। फिफ्थ हाउस आपकी आत्मा की प्लेसमेंट का हाउस है। अब आप थोड़ा सा हैरान परेशान जरूर हो जाओगे, क्योंकि अगर आत्मा की प्लेसमेंट का हाउस फिफ्थ हाउस है तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि ज्योतिष की जो पुरानी थ्योरी चलती आ रही थी वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाती।
दोस्तों, थ्योरीज गलत नहीं है, वैदिक शास्त्र कभी गलत नहीं है, सिर्फ हमारे एनालाइज करने में प्रॉब्लम है। हम कई बार एनालाइज करते हुए मिस्टेक्स करते हैं। हो सकता है मैं भी मिस्टेक कर रहा हूं, मगर मैं जो भी बात कहता हूं, आप इतना तो अब मेरे बारे में मेरे से परिचित हो गए होंगे कि मैं विदाउट रीजनिंग कभी कोई बात नहीं करता। 5th हाउस में अगर ऋषियों ने सूर्य को प्लेस किया है तो उसके पीछे रीजनिंग क्या है? रीजनिंग दोस्तों यही है कि दिस इज द हाउस ऑफ योर बर्थ। असेंडेंट इज नॉट द हाउस ऑफ योर बर्थ। असेंडेंट तो क्या है? जब 5वें हाउस यानी 5th हाउस में आपकी बर्थ होती है तो उस टाइम पूर्व दिशा की ओर जो फर्स्ट प्लैनेट की पोजीशनिंग आती है, दैट इज जस्ट ए असेंडेंट हाउस। वो आपके जन्म का हाउस नहीं है दोस्तों। मैं दोबारा स्ट्रेस करके इस बात को बोलता हूं कि असेंडेंट इज नॉट योर बर्थ हाउस, 5th हाउस इज योर बर्थ हाउस। इस चीज को आप नोट कर लें, और अगर आप इस तरीके से कुंडली को एनालाइज करना शुरू करेंगे तो आप बहुत आसानी से हॉरोस्कोप्स को एनालाइज करने में सक्षम हो जाओगे। अब दोस्तों, ये जो थ्योरी मैंने कोशिश की देने की, उसके बारे में थोड़ा सा मैं ग्रेटिट्यूड अपना देना चाहता हूं प्रोफेसर के.एन. राव को, डॉक्टर दीपक बिसारिया को, जिनके मार्गदर्शन में मैं ये थ्योरी दे पाया। और आई एम रियली अ ब्लेस्ड सोल। मैं तो अपने आप को ऐसे मानता हूं कि किसी को भी अगर एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में इस जन्म में प्रोफेसर के.एन. राव जैसे मनीषी का आशीर्वाद अगर मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। सो दोस्तों, ये जो मेरी थ्योरी है, मेरे को प्रोफेसर के.एन. राव का आशीर्वाद मिला जब उन्होंने मेरी इस थ्योरी को अपने एस्ट्रोलॉजी जर्नल में, जो भारतीय विद्या भवन से प्रकाशित होता है, उसमें प्रोमिनेंस के साथ उन्होंने इसको पब्लिश किया। एक नहीं, 2 बार 3 बार इसी थ्योरी को थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करके हाउसेस को समझाने के लिए, और हाउसेस को विद एग्जाम्पल्स एंड विद रीजनिंग समझाने में हमें 2 से 3 एपिसोड हमारे लग गए। और ही वॉज वेरी मच काइंड इनफ टू पब्लिश ऑल 3 आर्टिकल्स इन हिज जर्नल। सो दोस्तों, मेरे लिए तो 5th हाउस एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में अगर मेरा कहीं पे छोटा सा स्टेप, छोटा सा पांव अगर एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में कहीं पे दिखाई देता है तो वो प्रोफेसर के.एन. राव और डॉक्टर दीपक बिसारिया के आशीर्वाद के साथ ही है। सो दोस्तों, ये तो थी 5th हाउस के बारे में मेरे अपने व्यूज और थोड़ी सी भूमिका। अब हम बात करते हैं इस 5th हाउस की। 5th हाउस है क्या शास्त्रों के हिसाब से? 5th हाउस के कैरेक्टर्स क्या हैं, कौन कौन से कारक हैं, क्या क्या गुण स्वभाव हैं 5th हाउस के, वो सब आप कागज पेन अपने पास रखें। ये रिक्वेस्ट मैं हर वीडियो में आपसे करता हूं कि अगर आप टिप्स को, पॉइंट्स को नोट करते रहेंगे तो आपको जीवन भर बार बार शास्त्रों को देखना नहीं पड़ेगा, बार बार वीडियोस को सुनना नहीं पड़ेगा, और आप आसानी से जीवन भर हाउसेस के बारे में जो एस्ट्रोलॉजी की मिस्ट्रीज हैं उसको डीकोड करने में सक्षम हो जाओगे। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, दैट इज 5th हाउस। अब दोस्तों, ये जो 5th हाउस है, इसके जो खास खास पॉइंट्स हैं वो आप नोट करें। सबसे पहले तो 5th हाउस इज ए फिक्स्ड साइन। ये स्थिर है, ये साइन स्थिर है। सो कहीं ना कहीं ये हमें इंडिकेट क्या करता है? फिक्स साइन ये बताता है कि इस हाउस के जातक, उनकी मेंटेलिटी, उनका स्वभाव कैसे होगा? वो अनस्टेबल स्वभाव के नहीं होंगे, उनका स्वभाव स्टेबल होगा। दैट इज वाई इट इज ए फिक्स्ड साइन। सेकेंड चीज, ये ऑड है, क्योंकि 5वां नंबर है, ये ऑड है। अब दूसरी चीज, ये मेल साइन है। अब मेल साइन है, इसके पीछे थोड़ा सा
मैं आपको रीजनिंग भी बता देता हूं कि रीजनिंग ऋषियों ने शायद ऐसे ही ली हो। आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि ये ऐसे ही हुआ होगा, सिर्फ मेरी अपनी रीजनिंग है, क्योंकि इस हाउस के लॉर्ड सूर्य देवता हैं और सूर्य पुरुष हैं, और दूसरे इस हाउस के जो नेचुरल कारक हैं वो जुपिटर हैं, और वो भी पुरुष की श्रेणी में हम मतलब उनको मानते हैं। सो अगर लॉर्ड और नेचुरल सिग्निफिकेटर अगर दोनों मेल हैं तो वो हाउस मेल ही होगा। उसके बाद ये फायरी साइन है, अग्नि का प्रतीक है। वो क्यों है? क्योंकि 5th हाउस में सूर्य देवता विद्यमान है, सूर्य देवता प्रेजेंट है, इसलिए दिस इज ए फायरी साइन। अब इसकी डायरेक्शन नोट करें दोस्तों, इसकी डायरेक्शन है ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा। पूर्व दिशा इस हाउस की डायरेक्शन है। आगे ये शीर्षोदय है। अब यहां पे कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो आप नोट कर लें। वो क्या है? इस हाउस के साथ कौन कौन से नक्षत्र एसोसिएट होते हैं, कौन से लॉर्ड्स के नक्षत्र एसोसिएट होते हैं, वो आप नोट करें। वो कौन कौन से हैं? वो हैं केतु के, वीनस के और सूर्य के। इन 3 ग्रहों के नक्षत्र इस 5वें हाउस के साथ एसोसिएट होते हैं। केतु का नक्षत्र तो माघा, जो 5वें हाउस के साथ एसोसिएट होता है। अब लॉर्ड्स में आपको बातों बातों में बता गया, फिर दोबारा रिमाइंड करवा देता हूं। इसके लॉर्ड कौन है? सूर्य देवता यानी सन। और नेचुरल सिग्निफिकेटर कौन है? वो है जुपिटर। अब आप एक चीज देखिए, अगर दोबारा से वो ही जो ट्रायंगल हम बनाते हैं, जो मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूं कि एस्ट्रोलॉजी को डिकोड करना है तो आप ट्रायंगल बनाना सीख लें। ट्रायंगल के एक तरफ सूर्य देवता जो कि इस हाउस के लॉर्ड है, दूसरी तरफ आप प्लेस करिए जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति को आप वहां पे प्लेस कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के कैरेक्टर्स आपको, अगर हाउस वेकेंट है, हाउस में कोई प्लैनेट पोजीशन नहीं है, तो इन दोनों के कैरेक्टर से जो कैरेक्टर्स बन के आएंगे वो ही कहीं ना कहीं इस हाउस को बताएंगे। अब यहां पे जो नॉर्मल बातें इस हाउस के बारे में बताई जाती हैं, जरा उनकी भी बात कर लें। वो क्या है? 5वां हाउस दोस्तों हम पुत्र लेते हैं। अब पुत्रों का कारक कौन है? पुत्रों का कारक दोस्तों जुपिटर यानी बृहस्पति देवता ही हैं। दूसरी चीज, 5वें हाउस को हम ज्ञान के साथ एसोसिएट करते हैं, एजुकेशन के साथ एसोसिएट करते हैं। तो 5वां हाउस का कनेक्शन जुपिटर की वजह से ही शिक्षा और ज्ञान के साथ बनता है। अगर जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी है, जुपिटर अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है क्योंकि नेचुरल कारक है, तो 5th हाउस आपका अच्छे रिजल्ट्स देगा, आपको शिक्षा में सक्षम बना देगा, आपके फैमिली में पुत्र होंगे। ये 5th हाउस का कनेक्शन है। अब 5th हाउस को दोस्तों पास्ट कर्मा हाउस भी बोला जाता है। ये क्यों बोला जाता है? अब ये चीज मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहूंगा। पास्ट लाइफ कर्मा। अब दोस्तों यहां पे अगर आप ट्रेडिशनल ज्योतिष यानी जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है उसके माध्यम से आप समझना चाहोगे तो आपको पास्ट लाइफ कर्म कभी भी समझ नहीं आएंगे। अगर आप इस नाचीज की जो छोटी सी थ्योरी मैंने एस्ट्रोलॉजी की दुनिया को दी है, अगर आप उसके तरीके से इस चीज को समझने का प्रयास करोगे तो वो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब पास्ट लाइफ कर्म क्या है? पास्ट लाइफ कर्म कहां से आते हैं? दोस्तों जैसे कि नाम बताता है, हर आत्मा, जैसे मैं बैठा हूं, आप मेरे को सुन रहे हैं, ये जो शरीर है ये प्रेजेंट लाइफ का शरीर है, यानी कि प्रेजेंट जन्म है हमारा।
इससे पीछे भी जन्म था। 5वां हाउस हमारे जन्म को इंडिकेट करता है। 5वां हाउस बर्थ का हाउस है। अब बर्थ अगर होगी दोस्तों, आत्मा खाली तो आएगी नहीं। जो जो चीजें, जो जो कार्मिक कनेक्शंस पिछले जीवन के हमारी आत्मा के साथ जुड़े होंगे वो तो साथ में आएंगे ही। वो चाहे कार्मिक कनेक्शन अच्छे होंगे, चाहे कार्मिक कनेक्शन बुरे होंगे, चाहे कार्मिक चीजें पेंडिंग पड़ी होंगी, वो साथ में आएंगी दोस्तों। दिस इज व्हाट पास्ट लाइफ मिस्ट्री इज, एंड दिस मिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद 5th हाउस। आशा करता हूं कि ये मेरे समझाने के तरीके से आपको पास्ट लाइफ कर्मों की मिस्ट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब 5th हाउस के जो नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं वो भी आप नोट करना शुरू करें। दोस्तों यहां पे एक चीज, थोड़ी सी कुछ चीजें जैसे बीच में जहन में आ जाती हैं, वो भी आप ध्यान करें, उनको नोट करें। जैसे हाउस में जुपिटर उसके नेचुरल कारक हैं, अगर उस हाउस को जुपिटर ही किसी दूसरे यानी कि उससे ऑपोजिट हाउस यानी कि 7वें घर में बैठकर अगर उसके ऊपर दृष्टि डाले, क्योंकि पूर्ण दृष्टि हमेशा 7वीं ही होती है, अगर जुपिटर या सूर्य 7वीं दृष्टि यानी पूर्ण दृष्टि अगर उस हाउस के ऊपर डालेगा तो वो हाउस स्ट्रेंथन हो जाता है दोस्तों, वो ज्यादा रिजल्ट देने में सक्षम हो जाता है। आप इस चीज को नोट कर लें। उससे फिर होता क्या है, अगर जुपिटर स्ट्रेंथन होता है तो दोस्तों क्या होगा, तो जुपिटेरियन कैरेक्टर्स जो हैं, शिक्षा, ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, ये 5th हाउस में बढ़ जाएगी। और अगर सूर्य स्ट्रेंथन होते हैं तो क्या हो जाएगा, सूर्य के स्ट्रेंथन होने से सूर्य के कैरेक्टरिस्टिक्स, सूर्य रॉयल इमेज देगा, रॉयल स्टेटस देगा, रॉयल चीजें देगा, अरिस्टोक्रेट बना देगा। मगर जो चीजें कैरेक्टर्स असली में बनेंगे वो अब आप एक एक करके नोट कर लें। वो कौन से कैरेक्टर होंगे? सबसे पहले आप नोट करें कि 5वें हाउस में अगर हम 5वें हाउस को एसेंडेंट हाउस समझ लें, या 5वें हाउस को वैसे ही समझ लें, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को काफी देर से कर रहे हैं वो तो इस चीज को समझ जाएंगे कि कौन कौन से दूसरे प्लैनेट्स इसमें शुभ होंगे, कौन से मैलेफिक होंगे और कौन से इवन होंगे, वो आप नोट करें। उसके पीछे कारण क्या होगा वो भी मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले आप नोट करें कि शुभ प्लैनेट 5वें हाउस के कौन कौन से शुभ प्लैनेट। सबसे पहले तो सूर्य, दूसरा जुपिटर और तीसरा मंगल। दोस्तों ये 3 प्लैनेट हैं जो शुभ होंगे, ऑस्पिशियस होंगे। अब शनि और चंद्रमा ये दोनों मारक होंगे। उसके बाद बुध और शुक्र ये इनऑस्पिशियस होंगे यानी कि अशुभ होंगे। क्यों होंगे ये भी मैं समझा देता हूं आपको, बाकी आप अपने आप डिकोड कर लेना। 1-2 चीजों को मैं आपको समझा देता हूं। अगर बुध देवता है, 5वां हाउस को आप असेंडेंट कर लें, जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी जो शुरू कर रहे हैं उनके लिए समझने में आसानी हो जाएगी कि आप एक कुंडली बना के 5th हाउस को असेंडेंट हाउस बना ले, आपको जल्दी से चीजें समझ आ जाएंगी। तो उसमें मरकरी 2nd हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड बने। अब 2nd हाउस और 11th हाउस दोस्तों क्या है, ये दोनों बाधक और मारक स्थान है, तो इसलिए ये शुभ नहीं हो सकते। अब उसके बाद देखें वीनस। वीनस वैसे ही सूर्य का एनिमी है, जुपिटर का एनिमी है, पहली बात तो ये। और उसके बाद दूसरी बात,
ये तीसरे और 10वें घर के लॉर्ड हुए। अब तीसरे और 10वें घर के लॉर्ड हुए। अब आप अगर कुंडली में देखोगे तो ये त्रिकोण और केंद्र दोनों के स्वामी हुए, तो इनके ऊपर केंद्र अधिपति दोष लगना लाजमी है, तो इसलिए ये शुभ फल देने में सक्षम नहीं होंगे। इस चीजों को दोस्तों आप नोट कर लें, फिर बार बार इनको देखें समझें, फिर ये चीजें आपको याद होती जाएंगी। अब बात करते हैं कि अगर इस 5वें घर में अगर आप देखें कोई प्लेनेट नहीं है, प्लेनेट खाली है, तो कैसे कैरेक्टर्स होंगे। अब दोबारा वो ट्रायंगल आप बनाएं, एक तरफ सूर्य एक तरफ जुपिटर, इन दोनों के मिश्रण से कौन कौन से कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे वो आप नोट करें। सबसे पहले अब सूर्य है, सूर्य आपको बोल्ड बॉडी देगा, ब्रॉड शोल्डर्स देगा, स्ट्रॉन्ग बोन्स देगा, मैजेस्टिक अपीयरेंस देगा, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य राजा है। आपका व्यक्तित्व राजसी होगा, राजा तुल्य होगा, राजा के समान होगा। यू विल बी वेरी इफेक्टिव पर्सनैलिटी। राउंड हेड होगा, स्ट्रॉन्ग सॉलिड बोन्स होंगी, क्योंकि सूर्य बोन्स का कारक है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। और वैसे भी एज ए डॉक्टर अगर मैं बात करूं तो सन हमें क्या देता है, विटामिन डी देता है, और विटामिन डी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है। अब ये वार्निंग भी मैं आपको दे देता हूं दोस्तों, विटामिन डी लेवल्स अपने चेक करवाते रहें। आजकल का जो लाइफस्टाइल बन गया है, हम लोग इंडोर्स ज्यादा रहते हैं, सूर्य में जाते नहीं, इसीलिए विटामिन डी लेवल्स कम होते हैं, इसीलिए कैल्शियम जिस्म में एब्जॉर्ब नहीं होता, बोन्स जल्दी ब्रिटल हो जाती हैं, बोन्स की प्रॉब्लम्स इसीलिए आजकल बहुत बढ़ रही हैं। ये इस 5th हाउस के माध्यम से ही मैं आपको मतलब बता देता हूं कि आप रेगुलर अपने विटामिन डी लेवल्स चेक करवाएं, जिससे आपके कैल्शियम लेवल्स बॉडी के ठीक होते जाएंगे। कैल्शियम लेवल्स आपके ठीक होंगे तो आपकी बोन्स अच्छी रहेंगी, आपको बोन्स के संबंधित प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। आगे देखें, ये बोलने वाले, क्योंकि सूर्य लॉर्ड है इस हाउस का, जो इनकी स्पीच होगी ये बहुत कम बोलने वाले, स्पेयरिंगली बोलने वाले होंगे। राजा बहुत ज्यादा नहीं बोलता, मगर जब बोलता है बहुत इफेक्टिव नपे तुले शब्दों में बात करता है, तो इन लोगों की स्पीच ऐसी होगी। आगे इनके जो बाल हैं, बाल भी राजसी होंगे, लग्जूरियंट हेयर्स, डिफरेंट स्टाइल्स, राजाओं जैसे स्टाइल्स। वो कैसे हो सकते हैं वो दोस्तों मैं यहां पे आपको समझा सकता हूं। अपने जहन में 2 लोगों की पिक्चर बनाइए। कौन कौन सी? एल्बर्ट आइंस्टाइन और रविंद्रनाथ टैगोर। बड़े बड़े सुंदर बाल, देखने में ही राजा तुल्य लगते हैं। ये हैं इस हाउस से कनेक्टेड लग्जूरियंट हेयर स्टाइल। अब आपको ये एग्जाम्पल से इस चीज को समझने में आसानी रहेगी। अब इनकी जो वेस्ट है वो पतली होगी, कॉम्प्लेक्शन इनकी रोजी, रोजी से यानी कि थोड़ी सी पिंकिश, लालिमा लिए हुए जिसको हम कहते हैं, क्योंकि राजा सुंदर होते हैं, गालों पे लालिमा होगी, रोजी कॉम्प्लेक्शन। आईब्रोज इनके बहुत प्रोमिनेंट होंगे दोस्तों, क्योंकि जब भी इन्होंने बात करनी है बहुत इफेक्टिव तरीके से बात करनी। अब किसी की भी चेहरे की अपीयरेंस ये आईब्रोज से ही होती है दोस्तों। यहां पे मैं एक छोटा सा मजे वाली बात आपसे कर लेता हूं। आप किसी के आईब्रोज को उड़ा दें, आप हैरान हो जाओगे कि उस इंसान को पहचानना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो एक तरीके से ये आईब्रोज हमारा एक आईपी एड्रेस है। जितनी प्रोमिनेंट आईब्रोज होंगी हमारी अपीयरेंस उतनी अच्छी होगी और हमें पहचानना उतना आसान हो जाएगा। जिन रेसेस में आईब्रोज बहुत कम है
उनके चेहरे मोर और लेस एक जैसे ही लगते हैं। ये है इस आईब्रोज की महिमा। आगे बात करते हैं कि चिन जो है इनकी बहुत बोल्ड होगी, बहुत प्रोमिनेंट अपीयरेंस होगी इस हाउस में जन्म लेने वाले लोगों की। और अब राजा है। राजा अगर आप समझोगे, राजा माइल्ड तो नहीं होगा, क्योंकि सन इस हाउस का लॉर्ड है दोस्तों। हालांकि जुपिटर भी प्रेजेंट है, वाणी अच्छी दे देगा, ज्ञान अच्छा दे देगा, शिक्षा पूरी मिलेगी, मगर जब ये बोलेंगे थोड़ा सा एरोगेंट स्टाइल होगा इनका, क्योंकि कहीं ना कहीं दे आर किंग, दे आर रूलिंग। अब रूलर्स जो होते हैं वो माइल्डली बोलने वाले तो आपको नहीं मिलने वाले दोस्तों, तो इसलिए इनमें थोड़ी सी एरोगेंस तो आपको दिखाई देगी। आगे पावरफुल ये होंगे, वेरी स्टेबल एंड फर्म माइंडेड। एक तो सन का कनेक्शन है बिकॉज रॉयल चीज है, और दूसरा बृहस्पति की वजह से इनमें ज्ञान और शिक्षा इतनी होगी कि इनको भटकने की जरूरत ही नहीं होगी। मगर हां, ये भटकेंगे। भटकेंगे कैसे? कुछ और चीजों के लिए भटकेंगे। वो कहां पे भटकेंगे? फॉरेस्ट में जाएंगे, हिल्स में जाएंगे, वॉन्डरिंग करेंगे, घूमेंगे। अब दोस्तों यहां पे एक मजेदार चीज भी मैं आपको बताता हूं। इस नक्षत्र इस जो हाउस है, इस हाउस के जातक वो नॉन वेज मीट खाने वाले होंगे। हालांकि अब आप देखिए, जुपिटर इस हाउस का नेचुरल सिग्निफिकेटर है, उसके बावजूद भी ये मीट खाने वाले होंगे। क्यों होंगे? इसके पीछे भी कारण है। वो कारण क्या है? वो कारण है प्रेजेंस ऑफ सन एज रूलिंग लॉर्ड। ये चीजें आप अगर कड़ी से कड़ी जोड़ोगे तो आपके लिए भी ये चीजें बतानी बहुत आसान हो जाएगी। अब जुपिटर जब स्ट्रांग होगा तो ये इनको फिलॉसफर बना देगा। राजा तो ये हैं ही, साइंटिस्ट बहुत अच्छे बन सकते हैं, दे कैन बी वेरी गुड स्पीकर्स, फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलॉसफर। अब एक चीज यहां पे है, अब राजा है, राजा को किसी से दोस्ती बनाने की जरूरत नहीं होती, गुरु को किसी से दोस्ती बनाने की जरूरत नहीं होती। ये दोनों एनर्जीज दोस्तों आप इस चीज को समझिए, ये इनको इस चीज को बाध्य करती हैं कि इनके रिलेशंस ज्यादा ना हो। मगर दोस्तों सरप्राइजिंग बात, अब आप देखिए, ऋषियों ने हॉरोस्कोप या एस्ट्रोलॉजी को कितना बढ़िया बनाया। अब ऑस्पेक्ट किसकी डाली? 11th हाउस की। 11th हाउस आपको फ्रेंड्स देता है, आपको फ्रेंड्स का, भरे पूरे फ्रेंड्स का एक सर्कल देता है। 5th हाउस से तो आपको फ्रेंड्स नहीं मिलने वाले दोस्तों, मगर 11th हाउस आपको फ्रेंड्स भी दे देगा, 11th हाउस आपको रिलेशंस भी दे देगा। अब ये कुछ चीजें होती हैं जो मजेदार होती हैं, हालांकि देखने में लगता होता है कि ये डिस्क्रिपेंसी है, ये ठीक नहीं है, मगर दोस्तों मैं बार बार वही चीज आपको फिर याद दिलवाऊंगा कि कभी भी शास्त्र गलत नहीं हो सकते, हमारे एनालिसिस में हमारी शिक्षा पूरी नहीं हो सकती, ये हम मान सकते हैं कि हमने उनको सही ढंग से एनालाइज नहीं किया। अब दोस्तों बात कर लें, अगर डिफरेंट प्लैनेट्स 5वें घर में प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा? सूर्य, अब आप समझे, अगर सूर्य 5th हाउस में आ जाए तो क्या होगा? मकान मालिक भी सूर्य है, किराएदार भी सूर्य है, और जो एनवायरमेंट है उसका वो कौन सा हो गया? वो शिक्षा का एनवायरमेंट। यानी कि आप दूसरे तरीके से एक समझ लें कि गुरुकुल में राजा पढ़ने के लिए आ गया,
और वो गुरुकुल है किसका? वो है भी राजा का है। तो राजा तो फिर वहां पे राजा ही होगा, नो डाउट। शिक्षा लेगा, ज्ञान लेगा, मगर राजसी चीजें, रॉयल चीजें, अरिस्टोक्रेटिक चीजें जो रॉयल्टी से संबंधित होंगी वो तो बढ़ेंगी दोस्तों। सन अगर प्रेजेंट है 5th हाउस में तो ये चीजें बढ़ेंगी। साथ में अगर सन प्रेजेंट है दोस्तों तो कुछ चीजें पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आपको देखने पड़ेंगे। आगे बात करते हैं, अगर चंद्रमा यहां पे आ जाए तो दोस्तों चंद्रमा क्या करेगा? चंद्रमा आपको मालूम है दोस्तों फिकल माइंडेड है, सेक्सुअल टेंडेंसीज बढ़ाता है, अनस्टेबल बनाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। मगर दोस्तों ये अकेला घर है जहां पे मन और आत्मा इकट्ठे हो जाएंगे, और मन और आत्मा इकट्ठे होंगे तो ये जन्म के सिद्धांत को और अच्छे तरीके से, सॉलिड तरीके से आपको बताता है। चंद्रमा के यहां आने से आपको पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शंस देखने पड़ेंगे, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन दे आर मोर और लेस एसोसिएटेड विद माइंड, मन के साथ होते हैं। सो अगर चंद्रमा इस हाउस के साथ एसोसिएट हो गया दोस्तों तो आपको सीधा ध्यान पास्ट लाइफ कनेक्शंस की तरफ लेकर जाना होगा और आपको वहां से बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी। जैसे अब चंद्रमा है 15 दिन के लिए, ये वेनिंग मून होता है, 15 दिन के लिए वैक्सिंग मून होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो जब ये 15 दिन नीचे की तरफ जाने वाला होगा तो आप देखोगे नेगेटिव सेंटिमेंट्स बढ़ेंगे। जब शुक्ल पक्ष होगा, वैक्सिंग मून होगा, तो स्पिरिचुअल चीजें बढ़ेंगी। दोस्तों इस तरह आप अगर एनालाइज करोगे प्लैनेट्स को किसी भी हाउस में, उनकी एनर्जीज को समझते हुए, तो आप बहुत आसानी से उस हाउस को डिकोड कर पाओगे। अब आगे बात कर लें मंगल देवता की। अगर मंगल देवता यहां पे आएंगे तो क्या होगा? सूर्य जो लॉर्ड है वो तो है ही क्रूअल, अब मंगल भी कम क्रूअल नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्रूएल्टी बढ़ जाएगी। मीट तो वो खाने वाले हैं, और अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो इंडिया में रहते हुए भी हो सकता है कि वो बीफ खाने वाले मिल जाएं आपको, क्योंकि उन्होंने रूढ़ियों को तोड़ना है, किसी चीज को मानना नहीं है। जो कोई समझाने का प्रयास करेगा उससे उलट उनका आचरण होगा। सो कहीं ना कहीं ये मंगल इसीलिए यहां पे नेगेटिव कैरेक्टर भी दे जाता है, हालांकि मंगल नेगेटिव नहीं है। अब बात कर लेते हैं अगले प्लैनेट्स की। अब सपोज करिए यहां पे वीनस आ गया। वीनस पुत्र का कारक नहीं बनेगा, वीनस आपको रिलेशंस देगा, क्योंकि 5th हाउस की ऑस्पेक्ट और वीनस इटसेल्फ रिलेशंस का कारक है। वीनस सुख सुविधाएं, लग्जरीज बढ़ा देगा। आपको यहां पे बैठ के, अगर यहां पे वीनस प्रेजेंट हो गया, आपके बहुत से रिलेशंस बनेंगे। अब यहां पे ये देखने वाली चीज होगी कि वीनस किस डिग्री, किस स्ट्रेंथ का है। अगर वीनस फुल स्ट्रेंथ, फुल वैल्यू का वीनस हुआ तो वीनस जुपिटर को ओवर पावर कर जाएगा, और फिर वीनस और सन के कनेक्शन से जो कैरेक्टर्स बनेंगे, हालांकि दोनों एनिमी हैं, मगर जो कैरेक्टर्स बनेंगे वो ही कैरेक्टर्स निकल कर आएंगे। और अगर कहीं वीनस कम डिग्री का हुआ, 0, 1 और 29 वाला तो नहीं, ये तो मिरेकल डिग्रीज हैं। अगर 2, 4, 5 या 26, 23, 28 वाली डिग्री का हुआ तो फिर जुपिटेरियन और सन के कैरेक्टर्स ज्यादा ओवर पावर होते देखोगे आप। इसी तरह बात कर लें बुध की। अगर बुध यहां पे आ जाए, अब दोस्तों बुध यहां पे शुभ तो है नहीं, हालांकि
बुध के रिलेशन दोनों के साथ हालांकि ठीक है और बुध को प्लेसमेंट भी यहां पे अच्छी मिली हुई है, मगर दोस्तों बुध क्योंकि मारक स्थानों का लॉर्ड होने की वजह से ये शुभ यहां पे नहीं होगा, अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। इसी तरह वीनस अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, शनि यहां पे अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। अब जानबूझ के दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एक और छोटी सी बात आपको बताता हूं। कई बार इंटेंशनली मैं छोटी छोटी चीजें जानबूझ के स्किप भी कर देता हूं और कई बार जैसे बोलते हुए बोलने का फ्लो होता है उसमें कई चीजें वैसे भी स्किप हो जाती हैं। सो दोस्तों पहली तो बात, अगर इंटेंशनली मैं उनको स्किप करता हूं तो उसके पीछे भी कारण है, अगर अनइंटेंशनली हो तो मैं माफी याचना करता हूं आपसे। इंटेंशनल है तो उसके पीछे कारण क्या है कि कहीं ना कहीं मेरे मन में यह बात रहती है कि आप इन वीडियोस को अच्छे तरीके से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। अगर जेन्युइनली आप इन वीडियोस को अच्छे तरीके से सुन रहे हैं तो जो भी ओमिशंस होंगी वो आप पकड़ोगे। और आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी लकी कि आप मेरी वीडियोस को इतने ध्यान से सुन रहे हैं, छोटी सी छोटी ओमिशन को भी आप पॉइंट करते हैं। दोस्तों ये चीज जारी रखिए, ये आपके कमेंट्स, ये आपके ओमिशंस को पिन पॉइंट करना हमें और प्रेरणा देता है कि हम आगे से और अच्छी वीडियोस बनाएं और ज्ञान देने का प्रयास करें। सो दोस्तों आपका साथ मेरे लिए वही है जैसे भगवान शिव के लिए पार्वती का साथ, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ आपके ऑपोजिट हाउस में है। अगर आप मेरे वीडियोस को अच्छे तरीके से देखोगे, आप मेरा ऑपोजिट हाउस हो, यू आर माई 7th हाउस, यू आर माई एनिमी हाउस। मगर दोस्तों मेरी स्ट्रेंथ आप में ही पड़ी है। अगर आप मेरे को थोड़ा सा एलिवेट करोगे तो मैं एलिवेट हो जाऊंगा, आप थोड़ा सा प्यार दोगे तो वो प्यार मेरे तक पहुंचेगा, क्योंकि मेरी एनर्जी का सोर्स आप में पड़ा है और मैं वीडियोस के माध्यम से उसी एनर्जी सोर्स को जो आपके अंदर पड़ा है उसको खोजना चाहता हूं, उसको एक्टिवेट करना चाहता हूं। और जितना वो सोर्स एक्टिवेट होता जाएगा आप देखोगे दोस्तों उतना एनर्जी का लेवल मेरे में भी बढ़ेगा और हो सकता है उस एनर्जी के माध्यम से कुछ नई रिसर्चेस का जन्म हो जाए, कुछ नई एजुकेशन में चीजें आ जाएं। सो दोस्तों ये प्यार इसी तरह बनाए रखें और इस प्यार को अब तक बनाने के लिए हाथ जोड़कर आपका सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।